ग्रुप में। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाट इज meant बाय अ depreciation ऑफ द एक्सचेंज रेट एंड कंसिडर whether a depreciation is likely to increase डोमेस्टिक रियल आउटपुट। ठीक है, अब इसमें ना हम जरा एक, चूंकि कुछ टर्म्स इस्तेमाल हुई हुई हैं तो आपको पता तो है ये कैसे करना है। मैं इस पे तो ज़्यादा बात अब नहीं करूंगा क्योंकि 8 नंबर हैं, आपको पता है। 3 नंबर नॉलेज के, 3 नंबर एनालिसिस के और 2 नंबर वैल्यूएशन के। अब अगर आपने पहले हम देखें 3 नंबर नॉलेज के अगर आपने लेने हैं तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा खाली, उससे आपको 3 नंबर कभी भी नहीं मिलने वाले ना। तो आपको ऑब्वियस सी बात है डेप्रिसिएशन के बारे में बताना है, तो आप पहले क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, आप इसकी इस नॉलेज ऑब्वियसली शो करेंगे तो आप डेफिनेशन तो देंगे ही। ठीक है, तो डेफिनेशन आप देंगे तो आपको 1 नंबर तो लाजमी मिलेगा, ये बात तो पक्की है। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा मिलना डाउटफुल है। ठीक है, तो और 3 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको 3 नंबर नॉलेज के मिल जाए। डेफिनेशन देने के बाद आपको करना क्या था कि आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जहां डायग्राम बनती हो बना दें, एग्जामिनर कहे ना कहे, क्योंकि इस तरह मार्क्स लेना आसान होता है। तो आप यहाँ पर एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन देने के बाद ये बताएंगे डायग्राम के थ्रू कि डेप्रिसिएशन किस वजह से होती है। और आपको पता है अच्छे तरीके से कि डेप्रिसिएशन के 2 कॉजेज हैं। ठीक है, एक है हमारे पास फॉल इन द डिमांड ऑफ करेंसी, एट फॉल इन द डिमांड ऑफ करेंसी कर्व, यानी कि जो डिमांड फॉर करेंसी का कर्व है वो फॉल कर रहा है या लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है। फॉल इन द डिमांड फॉर करेंसी कर्व। ठीक है, या शिफ्ट टू द लेफ्ट भी बोल सकते हैं, या क्या हो सकता है जी, राइज इन द सप्लाई ऑफ करेंसी कर्व। ठीक है, सप्लाई ऑफ करेंसी यहाँ लिख लेते हैं, करेंसी का भी 2 रीजन दिए हुए हैं। ठीक है, आप अगर वैसे भी बता दें तो चल सकता है, लेकिन मेरा मानना यही है, आपको जैसे बताया था कि आप डायग्राम ज़रूर बनाएं, उससे बहुत आसान हो जाता है, एग्जामिनर को भी समझ आ जाती है और 3 नंबर देना उसके लिए आसान होता है। यानी कि आप यहाँ पे नॉलेज में ही, मैं यहाँ पे अगर बना दूँ आपको पता है अच्छे से कि अगर मैं यहाँ करेंसी की डिमांड बनाऊँ, आपको पता है डिमांड फॉर करेंसी का कम कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, क्योंकि वो शो करता है कि जो एक्सचेंज रेट है और जो डिमांड फॉर करेंसी है उसके दरमियान नेगेटिव रिलेशन होता है। और सप्लाई ऑफ करेंसी कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि एक्सचेंज रेट और सप्लाई ऑफ करेंसी में पॉजिटिव रिलेशन होता है। और यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें इक्विलिब्रियम आ रहा है, और ये नीचे जो है हमारी क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपको पता है। अब जब एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन हो रही है तो हमने ऊपर पढ़ा है कि या तो करेंसी की डिमांड क्या हो जाए, कम। ठीक है ना, करेंसी की डिमांड को हम कम कर देते हैं यहाँ पर। ये देखें जी, कम कहाँ होती है, लेफ्ट साइड पे ये। तो ये डिमांड फॉर करेंसी कर्व 1। और अब हम देख रहे हैं क्लियरली कि आपके पास इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, तो ये अब आपके पास एक्सचेंज रेट फॉल कर गया, ER0 पे आ गया, और ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो भी गिर गई है आपकी, वो Q0 पे आ गई है। एरो बना सकते हैं। ठीक है, जबकि उसने क्वांटिटी के बारे में नहीं पूछा। अभी हम ये हम क्या कर रहे हैं, हम नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अगर आप इतना बता देंगे ना, जितना मैंने आपको बताया, डेफिनेशन दी और बताया कि वो 2 रीजन हो सकते हैं, और आपने किसी एक की डायग्राम बना दी, आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपने ये वाली डायग्राम नहीं बनानी, अच्छा इसको एक्सप्लेन करना ऐसा को खास जरूरी नहीं है क्योंकि नॉलेज की नंबर ही 3 है, लेकिन आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि जब करेंसी की डिमांड कम हो गई, किसी भी वजह से हो सकती है, सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए बता रहा हूँ कि करेंसी की डिमांड कम होने की वजह है कोई नॉन एक्सचेंज रेट फैक्टर। क्यों? क्योंकि डिमांड फॉर करेंसी में शिफ्ट आ रहा है, सीधी सी बात है। तो नॉन एक्सचेंज रेट फैक्टर की वजह से डिमांड फॉर करेंसी कम हो गई। जैसे कि उस मुल्क में जिसकी करेंसी की डिमांड की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन हो गई। जब उस मुल्क में इन्फ्लेशन हो गई तो वहाँ चीज़ें महंगी हो गई, लोगों ने उस मुल्क से चीज़ें लेना छोड़ दी। जब उस मुल्क से चीज़ें नहीं लेंगे और किसी और कंट्री से लेंगे तो उस मुल्क की करेंसी भी वो डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड तो तभी करेंगे ना जब उस मुल्क की चीज़ें चाहिए, क्योंकि उनको उसी में पे करना है। तो वो डिमांड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से करेंसी की डिमांड, जो करेंसी की जो डिमांड का है वो लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन का एक केस, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन एनालिसिस हो तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। नॉलेज में ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आपने डेफिनेशन दे दी हुई है, और डायग्राम खुद ही एक्सप्लेन कर रही है आपकी अंडरस्टैंडिंग को।
ठीक है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी। और अगर आपने ये डायग्राम नहीं बनानी तो आप दूसरी वाली बना दें, कि आप दिखा दें कि जी ये डिमांड फॉर करेंसी है, ये आपकी सप्लाई ऑफ करेंसी है, ये आपका इक्विलिब्रियम है पुराने वाला, ये एक्सचेंज रेट है आपके पास, और ये क्वांटिटी है, यानी कि यहाँ क्वांटिटी से मुराद है डिमांड सप्लाई दोनों। अच्छा हाँ, एक बात रह गई, पिछली डायग्राम में सिर्फ अभी बताने के लिए, ये आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है इस सवाल के अंदर, सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि जब डिमांड फॉर करेंसी गिर गई तो उससे एक्सचेंज रेट तो गिरा, क्यों गिरा? क्योंकि डिमांड फॉर करेंसी जब फॉल करती है नॉन एक्सचेंज रेट फैक्टर की वजह से, तो उससे क्या होता है जी, उससे सरप्लस हो जाता है। जारी बात है, डिमांड जो कम हो गई कि तो करेंसी की सरप्लस हो गई। जब सरप्लस होता है तो उससे जो करेंसी की प्राइस है, जिसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं, वो भी कम हो जाएगी, वो जो कि हमें नजर आ रहा है डायग्राम में। और जब एक्सचेंज रेट कम होता है तो आपको पता है कि सप्लाई ऑफ करेंसी में और एक्सचेंज रेट में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो सप्लाई ऑफ करेंसी जो है वो क्या होगा, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज रेट कम हो रहा है। तो वो हमें यहाँ नजर भी आया कि ये सप्लाई ऑफ करेंसी में मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी, क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मूवमेंट अलोंग द कर्व तब होती है, चाहे डिमांड हो या सप्लाई हो, जब एक्सचेंज रेट की वजह से उनमें चेंज आ रहा हो। अगर नॉन एक्सचेंज रेट फैक्टर्स होंगे तो फिर शिफ्ट आएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है जो क्वांटिटी कम हो रही है, वो डिमांड भी कम हो रही है, सप्लाई भी कम हो रही है, लेकिन डिमांड के कम होने की वजह कोई नॉन एक्सचेंज रेट फैक्टर है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, जैसे इन्फ्लेशन है। और सप्लाई में जो कमी आ रही है उसमें मूवमेंट along द कर्व हो रही है, क्योंकि उसकी कम होने की वजह एक्सचेंज रेट का कम होना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताना था। ये अगर एनालिसिस में सवाल आ रहा है, आपको एनालिसिस करना है, फिर तो आपको ये सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ नॉलेज था तो इसलिए हमें इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा, दूसरा जो तरीक़ाकार था वो ये था कि आप, मैंने अभी ऊपर बताया है कि सप्लाई ऑफ करेंसी ज़्यादा हो गई, ठीक है, SC1। और अब आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ गया, हम इसको E1 का नाम दे देते हैं। और आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि एक्सचेंज रेट फॉल कर गया, नीचे आ गए, और आपकी जो क्वांटिटी ऑफ करेंसी है वो बढ़ गई है। ठीक है, और इसके पीछे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने यहाँ नहीं करना। वैसे अगर सवाल आए तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि आपकी सप्लाई ऑफ करेंसी क्यों बढ़ गई। सवाल ये हुआ, सप्लाई ऑफ करेंसी के बढ़ने की वजह क्या हो सकती है। ये मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ, इस टॉपिक के हवाले से कोई बता सकता है बच्चा? क्यों बढ़ गई सप्लाई ऑफ करेंसी, राइट पे क्यों चली गई, शिफ्ट हो गई? एनीवन? सर गवर्नमेंट ने क्या होगा। नहीं, गवर्नमेंट ने, बात तो आपकी अच्छी बात की है आपने अहमद, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सवाल जो है ना, अगर आप उसमें गौर करो तो उसमें जिक्र हो रहा है डेप्रिसिएशन का। और मैंने आपको शायद बताया हुआ है कि दो टर्म इस्तेमाल होती हैं, एक डेप्रिसिएशन और एक डीवैल्यूएशन। इसमें फर्क पता है? मैंने बताया था, कुछ याद है? ओ यस, याद आ गया। तो इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट की बात नहीं करनी, क्योंकि जब करेंसी की वैल्यू इंटेंशनली कम की जाती है थ्रू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो उसको बोला जाता है डीवैल्यूएशन। और जब करेंसी जो है कि फॉल कर रही है, एक्सटर्नल वैल्यू मार्केट फोर्सेस की वजह से, मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड सप्लाई, उनकी वजह से फॉल कर रही है, तो और इंटेंशनल नहीं है, तो फिर हम उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे हम कोई और बात करेंगे। सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ रही है, अब मैं उसकी एग्जांपल आपको यही वाली भी दे सकता हूँ जो दी हुई है, क्या, इन्फ्लेशन। वो कैसे? अगर आपके मुल्क में इन्फ्लेशन ज़्यादा है और दूसरे मुल्क मुल्क में कम है, जो आपका नेबरिंग कंट्री है, तो आपके लिए दूसरे मुल्कों से चीज़ें लेना सस्ता है। अभी इंडिया को ले लो आप, इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत कम है पाकिस्तान से, तो अगर बॉर्डर खुल जाए और ट्रेड हो तो हमें इंडिया से बहुत सस्ती चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो हमें इंडिया से अगर चीज़ें लेनी होंगी तो हमें अपनी करेंसी को सेल करना पड़ेगा टू बाय इंडियन करेंसी, और फिर हम उनको इंडियन करेंसी में पे करेंगे। तो इसका मतलब है हमें अपनी करेंसी को सप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है और आपके मुल्क में चीज़ें महंगी हैं, तो लोग पाकिस्तानी करेंसी को सप्लाई करेंगे, मतलब दे विल बी विलिंग टू सेल इट इन एक्सचेंज फॉर अदर करेंसी, और उससे सप्लाई ऑफ करेंसी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ेगी। अच्छा, बहरहाल, तो वो बढ़ने से एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, और उसका रीज़न जो है वो हमने भी देखा है। ये लिखना नहीं, लेकिन मैं सिर्फ अभी मैंने कहा चलो रिवीजन भी हो रही है साथ। सप्लाई ऑफ करेंसी जो है वो आपकी बढ़ गई है, ठीक है, और बढ़ने की वजह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, इन्फ्लेशन को ही ले लें बेशक आप। और जब सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ गई तो उससे सरप्लस हो गया, किस चीज़ का, करेंसी का।
जब करेंसी की सरप्लस हो गया तो जारी बात है उससे जो एक्सचेंज रेट है वो फॉल करता है। और एक्सचेंज रेट जब फॉल करेगा तो एक्सचेंज रेट और जो डिमांड ऑफ करेंसी है उसमें नेगेटिव रिलेशन है। तो एक्सचेंज रेट कम होने से डिमांड फॉर करेंसी बढ़ेगी। ठीक है। तो डिमांड फॉर करेंसी में मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी टू द राइट साइड, जो कि एक्सटेंशन को शो कर रहा है। ठीक है। तो और चूंकि एक्सचेंज रेट की वजह से हो रहा है तो इसलिए शिफ्ट इसमें शिफ्ट नहीं आएगा, मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी और ओवरऑल क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है। अच्छा बहरहाल, ये तो बात हो गई और ये मैंने ऐसे आपको बता दिया। तो आप इसमें से कोई भी एक डायग्राम, दोनों बनानी दोनों बना दें, मर्जी है। एक्सप्लेन कुछ नहीं भी करेंगे तब भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, अगर आपने डेफिनेशन भी दी हुई है तो। अच्छा आगे चलते हैं। आगे लिखा है एंड कंसिडर वेदर अ डेप्रिसिएशन इज लाइकली टू इंक्रीज डोमेस्टिक रियल आउटपुट। अच्छा अब आपको एनालिसिस में क्या बताना है कि डेप्रिसिएशन से डोमेस्टिक रियल आउटपुट जो है वो कैसे बढ़ती है। तो पहले तो सवाल ये है कि ये डोमेस्टिक रियल आउटपुट बला क्या है, ये क्या चीज़ है, को बताएगा बच्चा मुझे, क्या होती है सर जी, डोमेस्टिक। जितना आपकी कंट्री प्रोड्यूस कर रही है। जी बिल्कुल सही, तो डोमेस्टिक रियल आउटपुट का मतलब जीडीपी। बिल्कुल सही। तो वो मुल्क के अंदर जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, बिल्कुल सही। अच्छा अब वो ये कह रहा है कि भाई एक्सचेंज रेट के डेप्रिशिएट होने से, एक्सचेंज रेट अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो उससे भाई जीडीपी क्यों बढ़ रही है, ये सवाल है उसका। मतलब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो आपको एनालिसिस में पहले बताना है कि भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है। और कब नहीं होगा, लिमिटेशन क्या है, वो आप एवरेशन में बताएंगे सारी बात। तो यहां पर आपको इन दोनों का लिंक बताना है कि क्या है, कि एक्सचेंज रेट के कम होने से जीडीपी क्यों बढ़ेगा। आप में से कोई बता सकता है क्यों बढ़ेगी जीडीपी। सर जी, जब आपका एक्सचेंज रेट कम होगा तो बाहरी कंट्रीज के लिए आपकी प्रोडक्ट सस्ती होगी तो वो एक्सपोर्ट करेंगे। वो जब एक्सपोर्ट करेंगे आपकी कंट्री की जीडीपी ऊपर जाएगी, क्योंकि आपकी कंट्री में क्या कहते हैं, पैसे आ रहे हैं। ओके और राइट गुड, आपने अच्छी बात तो की है कि एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। मैं यहाँ पे थोड़ा और बेहतर आपको एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि एनालिसिस है ये, क्योंकि ये अभी तक तो हम नॉलेज की बात कर रहे थे ना। 3 नंबर गेन कर लिया एनालिसिस में। अब देखो, एनालिसिस में आपको पता है कनेक्शन जरूरी होते हैं, आपको अच्छे से डेवलप करना होता है तभी नंबर मिलते हैं। तो अब अगर आपने जो बात की है वो बहुत अच्छी की है कि एक्सचेंज रेट के कम होने से आपकी चीपर एक्सपोर्ट्स, ये आप तो खैर इसको डेवलप ही करेंगे, मैं तो सिर्फ इसको सिंबल की फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। जब एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएंगी और दूसरा काम क्या होगा, एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स। ऐसे ही है ना, आपकी करेंसी सस्ती हो गई तो आपकी चीजें दूसरे मुल्कों के लिए सस्ती हो गई और आपके लिए दूसरे मुल्कों की चीजें महंगी हो गई, आपको ज्यादा करेंसी पे करनी पड़ेगी चीजें खरीदने के लिए। तो ये दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये आपको पता है एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, ये दोनों। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में सी प्लस आई प्लस जी और प्लस एक्स माइनस एम, ये आते हैं दोनों, जिसको नेट एक्सपोर्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, एन एक्स। तो जब डेप्रिसिएशन हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं। ठीक है। और आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो रही हैं। और दोनों का इम्पैक्ट क्या आएगा कि नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स ऐड होती हैं एग्रीगेट डिमांड में और इंपोर्ट्स माइनस होती हैं। तो माइनस होने वाली चीज़ अगर कम होगी तो जारी बात है एग्रीगेट डिमांड, नेट एक्सपोर्ट ने तो बढ़ना है, एग्रीगेट डिमांड ने भी बढ़ना है, तो नेट एक्सपोर्ट बढ़ गई। नेट एक्सपोर्ट किसका कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड का। ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, एक बात, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो ये करेगी प्राइस लेवल को ऊपर की तरफ पुश करेगी। ठीक है, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ने से शॉर्टेज होगी ना कंट्री के अंदर, और जब प्राइस लेवल ऊपर जाएगी तो प्रोड्यूसर्स और फर्म्स और इन्वेस्टर्स जो हैं वो इनकरेज होंगे और वो इजाफा कर देंगे एग्रीगेट सप्लाई में, और जिससे आपकी जीडीपी में इजाफा हो जाएगा। ये है पूरा तरीका एक्सप्लेन करने का, ताकि आपको एनालिसिस के जो 3 नंबर हैं वो मिल सके। ठीक है, इस तरह नहीं लिखना आपने एरो बना के, आप तो बकायदा पैराग्राफ की शक्ल में ही इसको बताएंगे। ठीक है। अच्छा ये बात हो गई। अब ये कि सवाल पे अगर हम देखें, हमने अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने हमेशा अपनी इवैल्यूएशन में एड्रेस करना होता है। तो यहाँ आपके सर आपने एड्रेस किया है, मैं कहूँगा नहीं किया, क्यों। वहाँ लिखा है कंसिडर वेदर अ डेप्रिसिएशन इज लाइकली टू इंक्रीज, कि क्या वो डेप्रिसिएशन से जीडीपी बढ़ेगी। हमने सिर्फ बताया है कि जीडीपी इस तरह बढ़ती है। अब हम बताएंगे कि जीडीपी बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती। ये अब हमें एवोल्यूशन में बताना है, जिसके 2 नंबर है। और उसके लिए हम क्या बता सकते हैं, उसमें 2 तरीके हैं। अगर आपका, अब जैसे हमने कहा कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगी और एएस बढ़ेगी, ये हमने बात की है ना।
अब मैं एवोल्यूशन में आपको बता रहा हूँ, मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये तब होगा अगर कंट्री जो है ना, वो मैं लिखता हूँ, इट इज पॉसिबल, दो चीजें आप लिख सकते हैं, इट इज पॉसिबल इफ कंट्री इज ऑपरेटिंग एट, या बल्कि ऐड की जरूरत नहीं है, ऑपरेटिंग बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब ये मैंने क्यों लिखा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, आपने इसको डेवलप करना है, तो ये भी काफी है आपके 2 नंबर गेन करने के लिए। लेकिन ये लिखने से 2 नंबर नहीं मिलेंगे जब तक इसको डेवलप नहीं करोगे। और वो क्या, कि भाई अगर एक कंट्री अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे ऑपरेट कर रहा है, यानी कि पीपीसी जो हम बनाते हैं उसमें आप पीपीसी से काफी नीचे हैं, ठीक है, फार बिलो हैं, तो फिर इसका मतलब है आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ आइडल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जब प्राइस बढ़ेगी और सिग्नल करेगी प्रोड्यूसर्स को, इन्वेस्टर्स को, तो वो इन्वेस्ट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा करके जीडीपी में, जीडीपी बढ़ाएंगे, और आपके पास आइडल रिसोर्सेज पड़े जो हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंट्री ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, तो फिर प्राइस तो बढ़ेगी, लेकिन उसके नतीजे में एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा नहीं होने वाला, क्योंकि कंट्री के पास कोई आइडल रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। तो सिर्फ कीमतें ही कीमतें बढ़ेंगी, उससे आपकी जो डोमेस्टिक रियल आउटपुट, जो ऊपर बताया हुआ है कि डोमेस्टिक आउटपुट है, रियल आउटपुट, उसमें इजाफा नहीं होने वाला। क्योंकि रियल का वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, आपको ये भी समझ होनी चाहिए, मैंने बताया था कि रियल का मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कीपिंग द प्राइस और इन्फ्लेशन कांस्टेंट, प्राइस भी सेम रखें। वरना तो आप देखिए तो वैसे तो डोमेस्टिक आउटपुट बढ़ेगी, भला कैसे? आप एक गाड़ी 10 लाख की बनाते थे, कीमतें बढ़ गई, वही गाड़ी 20 लाख की हो गई, तो आउटपुट तो बढ़ गई ना, मतलब इन टर्म्स वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन रियल आउटपुट नहीं बढ़ी, क्योंकि गाड़ी तो एक ही बन रही है। अगर आप प्राइसेस को कांस्टेंट करेंगे तो पता चलेगा उतनी ही वैल्यू है। वो जो वैल्यू आपको ज्यादा नजर आ रही है जीडीपी की या एग्रीगेट सप्लाई की, वो कीमतें बढ़ने की वजह से हो रही है। तो इसीलिए क्वेश्चन में डोमेस्टिक रियल आउटपुट का जिक्र है, खाली डोमेस्टिक आउटपुट का जिक्र नहीं हुआ हुआ। तो इसीलिए फुल लेवल पे ये वाला काम नहीं होगा। हमने दोनों बता दिया कब होगा, किस सिचुएशन में होगा, किस सिचुएशन में नहीं होगा, आप बता सकते हैं। अगर आपने ये नहीं बताना, तो आप एक और भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है इलास्टिसिटी। ठीक है जी, इलास्टिसिटी। और वो क्या, वो ये कि अगर लट से आपने एक्सचेंज रेट को कम कर दिया, ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट्स जो है ना आपकी, एक्सपोर्ट्स आर प्राइस इन इलास्टिक, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट कम होने के बावजूद भी आपकी एक्सपोर्ट्स में कोई बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होगा, ठीक है। जब एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं होगा, और इसी तरह अगर इंपोर्ट भी, मैं कहता हूं इंपोर्ट्स की भी बात करता हूं, आर, ये भी प्राइस इन इलास्टिक है। इसका मतलब है कि ना तो एक्सपोर्ट्स में कोई खास फर्क पड़ेगा एक्सचेंज रेट कम होने से, यानी कि ना तो एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ेंगी ना इंपोर्ट्स बहुत कम होंगी। तो इसका मतलब है आपकी ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड पे भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब एग्रीगेट डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा तो प्राइस लेवल पे भी फर्क नहीं आएगा मुल्क के अंदर। तो फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी इंकरेज नहीं होंगे ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपकी रियल आउटपुट में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें कि ये इलास्टिक हो जाए, तो फिर तो थोड़ी सी भी एक्सचेंज, और ये भी इलास्टिक हो जाए, तो फिर तो थोड़ा से भी एक्सचेंज रेट कम होगा या डेप्रिसिएशन होगी, तो एक्सपोर्ट्स एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इंपोर्ट्स एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, और एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल नेट एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उससे फिर प्राइसेस, और फिर प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने की करेंगे, क्योंकि प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, तो उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो ये आपकी मर्जी है, दोनों बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो ही तो नंबर है, आपकी मर्जी है, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं जो करना चाहें। अच्छा, अब हम चलते हैं जी आगे अगले सवाल पे, उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं 4 का पार्ट बी, assess whether contractionary fiscal policy is likely to be the best way to reduce a current account deficit on the balance of payments। अच्छा, इसमें मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी एक बात बताई थी, कि इसमें एक सवाल को देखकर पहले ये अंदाजा लगाना होता है कि सवाल का आंसर देते हुए कंटेंट क्या होगा, क्या क्या चीजें लिखनी हैं
जो जरूरी हैं नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। एक तो हमें समझ आती है, चले 12 नंबर है, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। 8 नंबर नॉलेज और एनालिसिस के होते हैं, इसको डिवाइड करें तो 2 नंबर मैक्सिमम नॉलेज के और 6 नंबर एनालिसिस के, और बाकी 4 नंबर वैल्यूएशन के होते हैं। वैल्यूएशन खैर हम बाद में ड्रेस करते हैं, जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ड्रेस करेंगे ना कि बेस्ट वे है कि नहीं, तो फिर वो ये हम वैल्यूएशन में करेंगे। अच्छा, अब आपको ऑब्वियस सी बात है, इसमें नॉलेज के नंबर लेने हैं, आप करंट अकाउंट के बारे में बता दें, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है वो बता दें, फिजिकल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, आप कॉन्ट्रैक्शनरी होती है एक्सपेंशनरी होती है ये भी बता सकते हैं, आपकी मर्जी है। जरूरी नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्शनरी ही खाली बताएं, वो रेलेवेंट नॉलेज है, आप बता सकते हैं इसके बारे में, तो इसमें इशू नहीं है। आपके ऊपर है, आप फिजिकल पॉलिसी और करंट अकाउंट डेफिसिट एक के बारे में किस तरह नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को शो करते हैं, ठीक है, ये आप बता देंगे। फिर आपने क्या करना है कि जब ये बता दिया तो अब आप आएंगे अपने एनालिसिस पे। तो एनालिसिस में आपने पहले बताना है कि फिजिकल पॉलिसी जो है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी किस तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करती है। लेकिन लेकिन मैंने आपको एक बात बताई हुई है, क्या लिखा हुआ है कमांड वर्ड एसेस, इसका मतलब है आपको अदर साइड बतानी ही बतानी है, यानी कि दूसरी साइड पे जाना है। यानी कि आप जब फिजिकल पॉलिसी बताएंगे कि इससे कैसे करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कब कम नहीं होता। ये भी हमने बात की हुई है इसके ऊपर, ठीक है, एक बात तो ये ज़हन में रखनी है। दूसरी बात कि आप अगर खाली फिजिकल पॉलिसी के बारे में जिक्र करेंगे, अच्छा यहाँ एक्सपेंशनरी का तो जिक्र ही नहीं करना, कई बच्चों ने एक्सपेंशनरी का जिक्र किया और भाई उसका सवाल ही नहीं है। नॉलेज में तो शो कर सकते हैं, एनालिसिस में कोई फायदा नहीं उसका शो करने का, सवाल नहीं है ये। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी आपने बताई, आपने कहा इससे ऐसे करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है, और फिर आपने बताया इससे ऐसे कम नहीं होगा, मान लिया। लेकिन जब तक आप कोई एक पॉलिसी और नहीं बताओगे, कम से कम एक और, दो भी बता सकते हैं, कम से कम एक तो बतानी पड़ेगी। दो बता दें अच्छी बात है, ठीक है, वो बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि वरना बेस्ट कैसे कहोगे आप। बेस्ट वाला जो मामला है वो हल नहीं होगा जब तक कि आप एक से ज़्यादा पॉलिसीज का जिक्र नहीं करोगे। तो यहाँ आप मॉनेटरी पॉलिसी को भी ऐड कर सकते हो, सप्लाई साइड पॉलिसी को भी ऐड कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कि इनमें से कौन सी बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। आपकी पॉलिसी जिसको आप चूज कर रहे हो उसमें ऐसा क्या है जो बाकी दोनों पॉलिसीज में नहीं है, जिसकी वजह से आप इसको चूज कर रहे हो, ये आपको बताना है। तो जैसे मैं अगर छोटी सी बात करूं इसके ऊपर भी, तो फिजिकल पॉलिसी में हम जैसे कहते हैं कि आप टैक्सेस जो है ना वो, लेट्स से कि कॉन्ट्रैक्शन या तो बढ़ा देते हैं, एग्जांपल है हमारी, ठीक है ना। तो टैक्सेस बढ़ा दिए आपने, तो जिससे आप चाहते हैं कि आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाए, वाईडी, और कम होने से फिर आपकी जो है वो कंजम्पशन कम हो जाएगी। और कंजम्पशन अगर कम हो रही है तो उसमें एक चीज़ आती है कि बल्कि कंजम्पशन को भी छोड़ते हैं, जब डिस्पोजल इनकम कम हुई है तो उसमें से आप अपनी इनकम में से लोकल आइटम भी खरीदते हैं, लोकल, और इम्पोर्टेड आइटम भी खरीदते हैं, सीधी सी बात है, इम्पोर्टेड। तो जब आपकी इनकम कम हो गई तब आप कहते हैं यार इम्पोर्टेड आइटम तो महंगी हैं, हम ले नहीं सकते, तो लोकली लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंपोर्ट्स में कमी होना शुरू हो जाएगी। और इंपोर्ट्स कम होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो करंट अकाउंट है डेफिसिट वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात आप आसानी से इसमें जिक्र कर सकती हैं। फिर आप लिमिटेशन भी बता सकती हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने टैक्सेस को ज़्यादा किया, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हुई, लेकिन लोग वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि ज़रूरी हैं, उनके मुल्क में नहीं बनती, और उसकी डिमांड इन इलास्टिक है। कौन सी? इनकम इन इलास्टिक, इनकम कम होने के बावजूद भी लोग उसकी डिमांड को कम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि वो ज़रूरत है, वो ऑल्टरनेटिव नहीं है मुल्क के अंदर, वगैरह वगैरह जो भी हो सकता है। तो आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम नहीं होंगी, और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी फिर इम्प्रूव नहीं होगा। अच्छा, फिर ये है कि अगर टैक्सेस बढ़ रहे हैं और लोगों का ये इंप्रेशन, ये परसेप्शन रखते हैं कि फ्यूचर में यार इनकम बहुत बढ़ने वाली है हमारी, अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली है, वी विल हैव प्लेंटी ऑफ चॉइस फॉर जॉब्स, तो फिर यार कोई मसला नहीं, टैक्स बढ़ भी गया तो क्या हुआ, उड़ाओ यार पैसे, कोई मसला नहीं है, आगे यार इनकम हमारी बढ़ जाएगी। तो अगर ये लोगों की परसेप्शन है तब भी टैक्स बढ़ने से आपकी इम्पोर्टेड आइटम्स की जो डिमांड है वो कम नहीं होने, ये मैं आपको लिमिटेशन बता रहा हूँ ना, आप लिख सकते हैं इसी तरह, और ये नोट्स में भी लिखी हुई है। फिर आप इस तरह मॉनेटरी पॉलिसी बता देंगे, उसमें आप इंटरेस्ट रेट को, एक्सचेंज रेट को, या मनी सप्लाई को जो हमने डिस्कस किया हुआ है उसका जिक्र करके बता सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे इंप्रूव करना है। एक मैं थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ, जैसे अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो आप इंटरेस्ट रेट को अगर हम इस्तेमाल कर लें, हम कहते हैं जी हम इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कर देंगे, तो इंटरेस्ट रेट के ज़्यादा करने से क्या होगा कि लोग जो हैं वो लोन कम लेंगे, और लोन कम लेंगे तो उससे अगर फ़र्ज़ किया वो कोई इम्पोर्ट्स वगैरह कर रहे थे,
तो वो भी ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी। एक बात तो ये ठीक है, इससे भी करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव होगा। दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने से दूसरे मुल्क के लोग आपके बैंक में सेव करना चाहेंगे, और इसको मैंने आपको बताया भी था, इसको हम बोलते हैं हॉट मनी फ्लोज। कि यार पाकिस्तान के बैंक ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का मतलब खाली लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करना नहीं होता, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये सेविंग्स पे रिटर्न देना भी होता है, आपकी जो आपने बैंक में सेव किया हुआ है। तो वो लोग जो है, बाहर के लोग, वो ये हॉट मनी फ्लोज आएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो जो दूसरे मुल्क से आपके मुल्क में पैसा आएगा वो क्या है भाई? वो एक्सपोर्ट्स हैं, आपको बताया था। अक्रॉस द बॉर्डर पैसे की मूवमेंट हो रही है, तो पैसा आ रहा है तो एक्सपोर्ट्स हैं, जा रहा है तो इंपोर्ट्स हैं, हमने पहले भी बात की थी। तो आपके एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाएगा, तो इससे भी करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव होगा। यानी कि या तो इंपोर्ट्स कम कर लो, या फिर एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा कर लो। तो ये एक्सपोर्ट्स यहाँ पे मैंने ज़्यादा करना बता दिया, और आप ये बता सकते हैं। अच्छा, इसी तरह इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है, इसकी लिमिटेशन देख लो। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन लोगों का ये जेन है कि आगे जाके जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलने वाली है, आगे जो बिजनेसेस हैं वो बहुत फ्लरिश करेंगे। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहेंगे यार इंटरेस्ट ज़्यादा भी है ना, तो लोन लेना है और हमने इन्वेस्ट करना है, हमने बाहर से इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स मंगवानी है, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल मंगवाना है, क्योंकि आगे हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं हमारे। तो जो अभी राइट टाइम पर डिसीजन ले लेगा, वो आगे उसको पे ऑफ करेगा वो डिसीजन, तो वो अभी महंगा लोन भी उठा लेंगे। तो इसका मतलब है आपकी इंपोर्ट्स कम नहीं होंगी, और आपकी पॉलिसी जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में कामयाब नहीं हो पाएगी। भारत, ये मैंने दो बता दी हैं। और फिर आपका है कि अब आपने वैल्यूएशन में कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी यूजफुलनेस, कोई ऐसा पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस नोट्स में भी लिखा होगा जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में ना हो, या एक सप्लाई साइड पॉलिसी है उसमें ना हो, वो आप बता सकते हैं यहाँ पर। तो बेहतर ये इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखेंगे। तीन, अगर एक ये बता दें और दो और बता दें, मॉनेटरी के साथ सप्लाई साइड बता दें, तो और इसके बाद वेरिएशन कर दें, तो परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन चार नंबर है, तो वही बात, एक्सेप्टेंस का भी रीज़न देना है, रिजेक्शन का भी रीज़न देना है। और आसान तरीका है कि आप जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके अगर कोई दो पॉइंट आप बता रहे हैं कि इसमें ये यूजफुल पॉइंट्स हैं, या ये इसकी यूजफुलनेस है, तो आप साथ ही दूसरे से कंपेयर कर दें कि उसमें ये वाले ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, या ये यूजफुलनेस उसके अंदर या बाकी दोनों ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होती। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम इस तरह अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें, तो क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा अभी ना ये चूंकि 3 मिनट ही रह गए हैं मेरे पास, क्योंकि जूम पे ही क्लास ली हुई थी, तो ये अभी पूरा नहीं होगा। तो ऐसा करें कि मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, तो आप जल्दी से दोबारा ज्वाइन कर लें, ताकि हम जल्दी से इस ये पेपर को तो कंप्लीट करें ना आज की डेट में, फिर हम अगले वीक में देखेंगे।